हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आगे हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ये एक तरह से परावर्तन ही है। ये क्या है? एक तरह से परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें दो तरह के माध्यमों की आवश्यकता होगी, एक तो सघन और दूसरा विरल। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पर जो आपतित प्रकाश किरण है वो कौन से माध्यम से आएगी? सघन माध्यम से। मान लिया जाए यहां पर जो है हमने सघन माध्यम लिया है पानी, और ऊपर जो एक माध्यम है इसको हम कह सकते हैं वायु। वायु पानी की तुलना में विरल माध्यम है, तो पानी कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। सघन माध्यम से एक प्रकाश किरण इस तरह से आती है, यहां पर हमने एक अभिलंब खींचा है। क्या खींचा है? अभिलंब। यहां ये आपतित किरण इस तरह से आपतित होती है, तो ये वाला जो है तल क्या हो जाएगा? पृथककारी तल। तो हम इस वाले तल को कह सकते हैं, जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, इस तल को बोल सकते हैं पृथककारी तल। पृथककारी तल है। इसके बाद ये प्रकाश किरण इस तल पर से यहां आपतित हुई तल पर, और आपतित होने के बाद जो है आगे दूसरे माध्यम में निकल जाती है। ये जो प्रकाश किरण है यहां से आगे कुछ इस तरह से निकल जाती है। तो यहां ये जो प्रकाश किरण जा रही है ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। दूसरे माध्यम में जब ये गई है तो इसके वेग में कोई परिवर्तन आया, और वेग में परिवर्तन आया तो यहां जो घटना हो रही है वो कौन सी है? अपवर्तन की है। कौन सी घटना होगी? ये अपवर्तन की। मतलब ये जो किरण है इसको कौन सी किरण बोल सकते हैं हम? अपवर्तित किरण। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं। यहां पर आई क्या हो जाएगा? आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको आर से व्यक्त करते हैं, बोला जाता है अपवर्तन कोण। तो इस स्थिति में यहां पर पानी जो था सघन था और वायु कैसी है? विरल। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब से क्या हो गई है? दूर हटी है। जब अभिलंब से दूर हटी है तो आर का मान जो है आई की तुलना में कैसा होगा? अधिक होगा, बड़ा होगा। जो आर का मान है, आर कह सकते हैं किसको? अपवर्तन कोण को। इसका मान किससे अधिक है? तो इसका मान होता है आपतन कोण आई से अधिक। यदि ऐसा है तो ये घटना हो गई कौन सी? अपवर्तन की। यही बात यदि हम आगे देखें कि ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए। आपतन कोण के मान को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। जैसे हम कहें कि आपतन कोण यहां पर 60 डिग्री था, यदि हम यहां 60 से और बढ़ा दें, 70 कर दें, जो मान यहां था उससे हम मान को और बढ़ा रहे हैं। इस तरह से एक आपतित किरण है। अब हमने क्या किया है? ये जो आपतित किरण है सघन माध्यम से जा रही है, यहां पर आपतन कोण के मान को बढ़ाया है। इस आपतन कोण के मान को हम लगातार इतना बढ़ाएं कि ये जो अभिलंब है इस अभिलंब के ये लंबवत हो जाए। प्रकाश किरण जो जा रही है ये इस पृथककारी तल पर, पृथककारी तल से क्या करेगी? दूसरे माध्यम में जाएगी। लेकिन हम यहां पर इस आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान इतना बढ़ाएं कि ये जो पृथककारी तल है, पृथककारी तल के समांतर प्रकाश किरण अपवर्तित होनी चाहिए। ये जो प्रकाश किरण है अपवर्तित हो, किसके समांतर हो जाए? दोनों पृथककारी तलों के समांतर। मतलब ये जो लंब डाला गया है इसके लंबवत हो जाए, और समांतर किसके हो जाए? पृथककारी तल के। फिर सुनिए, मैंने बोला कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से जाएगी,
जब भी कोई प्रकाश किरण कौन से माध्यम से जाएगी, सघन से। सघन से जाएगी किसमें, विरल में। ये जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। जैसे जैसे हम यहां पर आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो अपवर्तित किरण है ये पृथककारी तल के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये कौन से तल के समांतर हो गई, पृथककारी तल के। अरे यहां पर तो है अभिलंब, जैसे जैसे मान बढ़ाया, पहले तो मान लीजिए ये यहां से जाती और विचलित होती, इस तरह से चली जाती। यहां पर जैसे जैसे हमने मान को बढ़ाया, आपतन कोण के मान को बढ़ाया, तो ये जो अपवर्तित किरण है वैसे वैसे अभिलंब से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो एक विशिष्ट मान पर ये जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तित होने के बाद कौन से तल के समांतर हो जाएगी, पृथककारी तल के समांतर। अब पृथककारी तल के समांतर हो गई है तो ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, इनके मध्य जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब यहां हम कह सकते हैं जो R है, यहां पर जो R बना है ये R, यहां जो ये R है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कब आया, जब हमने यहां पर I के मान को बढ़ाया। I का मान को इतना बढ़ाया कि ये क्या हो गई, इसके समांतर। तो I के जिस मान पर ये प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद कितने डिग्री पर हो जाए, 90 डिग्री पर, मतलब पृथककारी तल के ये क्या हो जाए, समांतर। और पृथककारी तल के समांतर हो जाएगी तो उस कोण को बोला जाता है आपतन कोण। वो उस कोण को बोला जाता है क्रांतिक कोण। क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण। यहां पर IC जो होगा वो होगा क्रांतिक कोण। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण किसके समांतर हो जाए, पृथककारी तल के, उसी को क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण बोला जाता है। यहां ये आपतित किरण तो यहां पर ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण। आगे देखिए, यदि हम इस मान को और बढ़ा दें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को और बढ़ा दें, मतलब यहां जो आपतन कोण था उसको और बढ़ाएं, किससे अधिक बढ़ाएं, क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ा दिया जाए। यहां पर आपतन कोण का मान किससे अधिक कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक कर दें। मान लिया जाए यहां पर कोई आपतित किरण है जिसका आपतन कोण ये है, मतलब यहां क्रांतिक कोण का मान लिया जाए 70 था और यहां क्रांतिक कोण से थोड़ा भी आगे बढ़ा दिया जाए। अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देंगे, जैसे 70 था 71 कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तित नहीं होगी, ये अपवर्तित नहीं होगी, मतलब सघन माध्यम से कौन से माध्यम में नहीं जाएगी, विरल माध्यम में। तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है उसी माध्यम में टकराकर वापस आ जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। क्या बोला कि यहां पर आपतन कोण का मान हमने बढ़ाया। आपतन कोण का मान जब बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरण अपवर्तित ना होकर के उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, मतलब जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है। जब ये इस माध्यम में लौटकर आ जाती है तो उसी को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां जो है आपतन कोण I का मान कितना होगा, यहां जो आपतन कोण I का मान है ये क्रांतिक कोण से अधिक होगा। यहां पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होगा, अधिक होगा। I तो यहां दे दिया है क्या, आपतन कोण, और IC जो लिख रखा है इसको हम कह सकते हैं क्रांतिक कोण।
आपतन कोण का मान किससे अधिक होगा? क्रांतिक कोण से। चाहे 1 डिग्री अधिक हो, चाहे 2 डिग्री अधिक हो, थोड़ा भी अधिक है तो इसका मतलब वो प्रकाश किरण जिस माध्यम से जा रही है, जिस सघन माध्यम से जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट कर आ जाती है। इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर ये जो किरण है ये कैसी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। ये दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। यहां पर हमने बोला वायु जिस दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पृथक्कारी तल। इसको क्या बोला जाएगा? यहां पर अभिलंब। यहां आपतन कोण का मान किससे ज्यादा है? क्रांतिक कोण से। यहां इसको क्या बोला हमने? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या था? जहां पर परावर्तन अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री, उसको बोलेंगे हम क्रांतिक कोण। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर जो अपवर्तन कोण था उसका मान आपतन कोण से कैसा था? अधिक था। यहां क्या क्या जरूरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें महत्वपूर्ण हैं। 2 शर्तें कौन कौन सी हैं? तो यहां 2 शर्तें हैं। पहली सुनिए, प्रकाश किरण हमेशा कहां से कहां जाएगी? तो ये माध्यम कैसा है? सघन। किसमें जा रही है? विरल में। तो ये हो जाती है इसकी पहली शर्त। किसकी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पहली शर्त क्या है? कि प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जानी चाहिए? विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा, यहां पर एक कोण आया था, कौन सा? क्रांतिक कोण। तो यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या जरूरी है? कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना। स्थिति देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटेगी तो जो आपतन कोण जितना दिया है, आपतन कोण जो है उससे मान अधिक होगा किसका? अपवर्तन कोण का। क्योंकि अभिलंब से दूर हट रही है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा हमने फर्स्ट चित्र में देखा था। इसके बाद दूसरी स्थिति क्या थी? यदि हम आपतन कोण I के मान को बढ़ाते हैं, आपतन कोण I के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण R का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे आपतन कोण को हमने बढ़ाया, अभिलंब से किसकी दूरी को बढ़ाया? आपतित किरण की दूरी को बढ़ाया, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ता है। तो अब आपतन कोण का मान हम इतना बढ़ाएं कि जो परावर्तित किरण है वो किसके समांतर हो जाए? तो परावर्तित किरण दोनों जो तल हैं उन तलों के पृथक्कारी तल पर, दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल के समांतर हो जाए। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है क्रांतिक कोण। इसको क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। देखिए परिभाषा, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल, बताया था पृथक्कारी तल, दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल के समांतर हो जाती है, उसे कौन सा कोण कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे IC से व्यक्त करते हैं। ये जो क्रांतिक कोण है, इस अवस्था में अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इस अवस्था में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब अपवर्तित किरण जो है अभिलंब के कितनी डिग्री पर अपवर्तित हुई है? 90 डिग्री पर। तीसरा पॉइंट है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वह सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे सघन माध्यम से प्रकाश किरण जाएगी, यदि आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो ऐसी स्थिति में वह जो किरण है वापस उसी माध्यम में लौट आती है, सघन माध्यम में जाती है और सघन माध्यम में वापस से परावर्तित हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण जो है, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होगा? तो ये होगा क्रांतिक कोण से ज्यादा।
ऐसा हमने चित्र में देखा था। सी जो पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, उसके अंदर आपतन कोण का मान किससे अधिक था? क्रांतिक कोण से अधिक। यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला है हीरे का चमकना। हीरा का चमकना जो है वो किसके प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। हीरा चमकदार होता है अधिक, क्यों? क्योंकि यहां जो है क्रांतिक कोण का मान कम होता है। क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? लगभग 24 से 25 डिग्री तक होता है। अगला है प्रकाश तंतु संचार। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसके अंदर भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और एक होती है मरीचिका, ये भी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये गर्मियों के दिनों में जो है मरुस्थल में देखने को मिलती है मरीचिका। ऐसी घटना है जो एक प्रकाश पर आधारित है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ की छांव के नीचे दूर से जब देखते हैं तो वहां पानी सा दिखाई देता है, लेकिन पास में जाते हैं तो पानी नहीं होता। यही क्या होती है? मरीचिका। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में सड़क पर जब कोई साधन नहीं है लंबी दूरी पर, तो वहां ऐसी स्थिति में आगे जो है सड़क पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा है। वही घटना क्या है? मरीचिका। ये मरीचिका किसके कारण दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब इसके विभिन्न भागों में बंटना, 7 रंगों में बंटना। वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किससे गुजरे? किसी प्रिज्म से, तो वो अपने 7 रंगों में बढ़ जाए। इसके जो हैं श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? 7। इन 7 रंगों में बढ़ जाए, इसी को क्या बोलते हैं हम? वर्ण विक्षेपण। और ये जो 7 रंग हैं ये जिस पर्दे पर प्राप्त होते हैं, मान लिया जाए यहां से एक कोई प्रकाश किरण आ रही है जो कैसे रंग की है? श्वेत रंग की। श्वेत रंग का प्रकाश जो है प्रिज्म पर आपतित होगा, तो यहां प्रिज्म क्या करेगा? ये एक पारदर्शी भाग है, तो ये क्या करता है? प्रकाश को अपवर्तित करेगा। अपवर्तन होगा प्रकाश का, तो प्रकाश का जब अपवर्तन होगा ये विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। अब विभिन्न रंगों में जो बट गया, बटने के बाद ये प्रकाश किरणें कितने रंगों में? तो प्रकाश के यहां पर कितने रंग हो गए हैं? 7 रंग। ये 7 रंग जो हैं प्रिज्म से आगे निकलते हैं, और आगे जो निकल रहे हैं 7 रंग, इन तरंगों को बोलते हैं हम निर्गत तरंग या निर्गत किरण। निर्गत किरण। ये जो 7 रंगों की किरणें हैं ये एक पर्दे पर प्राप्त हो रही हैं। किस पर? पर्दे पर। पर्दे पर ये 7 रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है जिसको वर्ण क्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्ण क्रम। और इस पर्दे पर 7 रंगों का प्राप्त होना, ये 7 रंगों का जो वर्ण क्रम प्राप्त होता है, इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये एक क्रम निश्चित होता है। निश्चित क्रम क्या है? VIBGYOR। ये 7 रंग हैं। V को बोलते हैं वॉयलेट, जिसको कहा जाता है बैंगनी। I को बोलते हैं इंडिगो, जिसको बोलते हैं जामुनी हिंदी में। B फॉर ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन का है हरा, और येलो पीला, ऑरेंज का नारंगी, और R रेड मीन्स लाल। इसका यही क्रम बनता है। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो यहां पर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी की। लैम्बडा जो है तरंग दैर्घ्य, ये सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल की। ये लैम्बडा मैक्सिमम होगा किसका? लाल का। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो किसकी होती है? ज्यादा लाल रंग की होती है। इसका जो क्रम है यही ध्यान रखना है। कौन सा? विबग्योर। VIBGYOR। यहां इस क्रम को जब हम देखते हैं तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैंगनी का।
सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का, क्योंकि किसी माध्यम के अंदर बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसकी चाल कम होती है। सबसे ज्यादा जो चाल है किसी माध्यम में वो किसकी होगी? लाल रंग की। और जिसकी चाल सबसे ज्यादा है उसी का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। क्योंकि हर किसी भी माध्यम की बात की जाए तो प्रकाश के जो अलग अलग रंग होते हैं इनका वेग किसी माध्यम में अलग अलग होता है। जिसका वेग सबसे ज्यादा उसका विचलन उस सबसे कम, और जिसका वेग सबसे कम उसका जो विचलन है वो कैसा होगा? सबसे ज्यादा। यहां पर सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो किसकी होती है? लाल रंग की होती है। लगभग 7600 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। किसकी? लाल रंग की। तो सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। कितनी? तो 3800 एंगस्ट्रॉम तक। ये 7600 से 7800 तक हो सकती है और ये 3800 3900 तक होती है किसकी? बैंगनी रंग की। अब यहां पर ये जो 7 रंग हैं इन रंगों में से मान लीजिए पूछ लिया जाए कि मध्यमान रंग कौन सा होता है? मध्य में कौन सा रंग है? मध्यमान रंग कौन सा है? तो ज्यादातर जवाब होता है कि भाई 1 2 3 चौथे नंबर पर हरा रंग। नीचे से चलें तो भी चौथे नंबर पर कौन सा आ रहा है? हरा रंग। तो मध्य जो रंग है इसको मान लेते हैं हम कौन सा? हरा रंग। लेकिन जो हरा रंग है ये मध्य रंग नहीं होता। माध्य रंग कौन सा होता है? तो यहां पर माध्य रंग कौन सा होगा? पीला। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यहां पर सबसे कम तरंग दैर्घ्य लगभग हमने मान ली कितनी? 7800 और सबसे 3800 और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो किसकी मान ली है? लाल रंग की, जो कितनी है? लगभग 7800। यहां पीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है ये लगभग 5700 से 5800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 5700 से 5800 जो इनके लगभग मध्यमान होता है। तरंग दैर्घ्य के अंदर किसका जो मान है पीले रंग का वो मध्य होता है। किस किस के मध्य? लाल रंग और बैंगनी रंग। इसीलिए जो माध्य रंग है वो किसको माना जाता है? पीले रंग को माध्य रंग माना जाता है। यहां आने वाला जो प्रकाश है प्रिज्म पर जो आपतित होने वाला प्रकाश है वो कौन सा है? श्वेत है। और श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। इनके बारे में पहली बार जानकारी देने वाले थे न्यूटन। उन्होंने बताया कि श्वेत रंग जो है, श्वेत रंग का जो प्रकाश है कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? 7 रंगों से। यहां विचलन सबसे ज्यादा किसका है? लाल रंग का। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है बैंगनी का। ये जो पर्दे पर प्राप्त किया है तो ये 7 रंगों की जो किरणें हैं ये एक वर्ण क्रम के रूप में पर्दे पर प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के अनुसार हमको ये याद रखना है क्या? विबग्योर। और यदि घटते क्रम की बात करें तो यहां पर देखिए घटते क्रम की, तो इसको कुछ ऐसे याद रख सकते हैं ROY। लाल, O का मतलब नारंगी और Y का मतलब पीला। तो इसको हम ये लिख दें रॉय। G फॉर ग्रीन मतलब हरा, तो हम ये लिख सकते हैं इसको। और BIV इसको हम लिख सकते हैं BV। यहां जो तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है ऊपर से और नीचे आने का जो क्रम है हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं रॉय जी की बीवी। आर का मतलब रेड जिसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है, और वी का मतलब वॉयलेट जिसको बैंगनी बोला, जिसकी तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? बैंगनी का होगा। और सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का होगा। इनमें से मध्यमान रंग कौन सा होगा? माध्य रंग जिसको बोलेंगे वो कौन सा होगा? तो ये पीला रंग जो है ये कैसा होगा?
माध्य रंग। किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश विभिन्न 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसको तो बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अब ये वर्ण विक्षेपण क्यों हुआ, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण होता है कि विभिन्न जो 7 रंग हैं इनकी किरणें किसी भी माध्यम में अलग अलग वेग से गति करती हैं। माध्यम की बात हो रही है, किसी माध्यम में 7 रंगों का जो प्रकाश है, 7 रंगों की किरणों का वेग कैसा होगा? अलग अलग होगा। जब ये प्रिज्म से प्रकाश किरणें निर्गत होती हैं, 7 रंगों की प्रकाश किरणें निकलती हैं तो एक पर्दे पर आपतित होती हैं, तो ये पर्दे पर 7 रंगों का एक प्रतिरूप बन जाता है। इस प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंगों का जो प्रतिरूप बन गया उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। ये 7 रंगों का जो प्रतिरूप बना है इसके अंदर रंगों का एक क्रम होता है, उसको कहा जाता है वर्ण क्रम। ये वर्ण क्रम जो होगा इसमें 7 रंग होंगे, ये क्रम यही होता है। कौन सा? विबग्योर। कौन सा क्रम होता है? विबग्योर। नीचे से ऊपर की ओर कम तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर क्या होगा? विबग्योर होगा। जिसमें 7 रंग है, आर का मतलब लाल, आर का मतलब है रेड मीन्स लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। जिनमें सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो किसकी होगी? बैंगनी की। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? लाल की। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, किसकी कम है? बैंगनी की। तो बैंगनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है और इसका वेग भी क्या होता है? कम। तो बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग कम होने से यह अपवर्तित होने के बाद, प्रिज्म में अपवर्तित होने के बाद यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ मुड़ गई मतलब इसका जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पर जो वर्ण विक्षेपण में 7 रंग हैं इनमें बैंगनी रंग का विचलन बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होता है। जबकि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी थी? लाल रंग की। और इसका वेग भी क्या होता है? ज्यादा। तो लाल रंग के प्रकाश का वेग अधिक होता है तो प्रिज्म से गुजरने पर इसका विचलन जो है क्या होगा? कम। सबसे कम विचलित जो होगा वो कौन सा होगा? लाल रंग। इसीलिए जितने भी खतरे के निशान हैं उनको कौन से रंग से बनाया जाता है? लाल रंग से। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और प्रकाश का जो है वेग भी ज्यादा होता है। लाल रंग का प्रकाश है, इसका वेग कैसा होगा? अधिक होगा। इसीलिए खतरे के निशान भी कौन से रंग से बनाए जाते हैं? लाल रंग से। जो 7 रंग हैं, कौन से? ये वाले। इन 7 रंगों में माध्य रंग किसको माना जाता है? पीले रंग को माना जाता है। कौन से रंग को माना जाता है? पीला रंग। ये मैं बता भी चुका हूं आपको, जो है 3800 से लेकर के 7800 के आसपास, लगभग 3800 से 7800 तक तो क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी 3800 से 7800 तक, जिसमें माध्य लगभग होगा उसका 5700 के आसपास। और ये जो पीला रंग है इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 5700 से 5800। कितनी मानी जाती है? 5720, जो कम तरंग दैर्ध्य और अधिक तरंग दैर्ध्य के लगभग क्या होती है? मध्य होती है। इसीलिए पीले रंग को क्या माना जाता है? माध्य रंग माना जाता है। कौन सा रंग माना जाता है? माध्य रंग।